नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान। दोस्तों, बिहार में जिस तरह से चुनाव पास आता जा रहा है, वहां पे जो है रोज गर्मी बढ़ती जा रही है और तरह-तरह की बातें आ रही हैं, तरह-तरह की अटकलें आ रही हैं, तमाम किस्से उजागर हो रहे हैं वहां से। लेकिन सबसे लेटेस्ट जो कहानी वहां चल रही है, वो है नीतीश कुमार की नाराजगी। नीतीश कुमार जानते हैं, वहाँ लगभग ये 2 दशक से मुख्यमंत्री हैं और अब जिस तरह उनका एक बीजेपी ने मान लिया कि वो फेड आउट करे जा रहे हैं, तो बीजेपी उनके ऊपर हावी होती जा रही है। और एनडीए को लेकर के जिस तरीके की चीज़ें वहाँ होती रही, कई दफ़े अब उनको इग्नोर करके भी चिराग पासवान को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो वहाँ। और ये ऐसी स्थिति बनती हुई दिख रही है क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा क्योंकि राष्ट्रीय लोक मंच के पार्टी है उनकी, वो भी पार्ट है एनडीए का। उधर मांझी साहब हैं, वो भी हिस्सा है। इनमें इतनी नाराज़गी हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा को तो अमित शाह ने दिल्ली बुला लिया। आज दिल्ली गए हैं वो। देखें किस तरीके से अमित शाह सुलझाते हैं। उधर माना जा रहा है कि कुछ सीटें, नालंदा जैसी सीट, जो कि नीतीश कुमार की सीट है, वो जो है चिराग पासवान के किसी कैंडिडेट को दे दी। उन्होंने खुद अनाउंस कर दी। तो कहते हैं क्या क्या ये एनडीए जो है अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहा है? बिहार में चुनाव सर पे है और क्लेम बहुत बड़ा है बीजेपी का कि किसी भी सूरत में उन्हें वहाँ पे स्थापित करना है अपने आप को और सुना ये जा रहा है कि अब की बार वो नीतीश कुमार को भी साइडलाइन करके करना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार ज़ाहिर है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए ये खींचातानी ज़ोरों में पकड़ लिए। इसी पे आज हम एक चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के 2 वरिष्ठ पत्रकार समी अहमद, जिनको आप हमारे चैनल में बहुत दफ़ा देखते हैं और भी चैनल्स में वो आपको दिखते हैं 2 टूक बात करते हुए और दीपक कोचगावे। तो समी ये क्या हो रहा है बिहार में? ये ठीक है इलेक्शन के टाइम पे इस तरह की खींचातानी होती है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा दिख रही है। लोग यहाँ तक बात करने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं, अगर उनको इतना नाराज़ कर दिया? देखिए, पलटी मारने की बात तो अभी थोड़ी दूर है, लेकिन ये दोस्ती है, वो दोस्ती से ज़्यादा कुश्ती दीपक जी अपने को हो म्यूट गई कर है। लें आप। दीपक जी आप म्यूट कर लें प्लीज़। हाँ, ये हाँ। दोस्ती से ज़्यादा कुश्ती में बदल गई है। मामला हुँ। जो है पूरा आप अगर देखें, हाँ, हाँ, तो हुआ हाँ। ये कि पहले तो एनडीए ने इस बात पर बढ़त लेने की कोशिश की कि हमने पहले सीट शेयरिंग फ़ॉर्मूला घोषित कर दिया, सीटों का बँटवारा कर दिया। लेकिन अगले ही दिन मालूम हुआ कि अरे! ये क्या हुआ? मालूम हुआ कि नीतीश कुमार नाराज़ चल रहे हैं। उनको कहा कि किसने किसने बँटवारा किया है और कैसे उसको उसको मतलब चिराग पासवान को उतनी सीट मिल गई और हमारी सीट पर वो कैसे लड़ेगा? तो शुरू में तो कुछ शेरो-शायरी भी हुई। जीतन राम मांझी ने कुछ कविता वगैरह भी कही, लेकिन और शुरू में कहा कि बहुत खुश हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हमको हमारा जो है हमको अंडर वैल्यू किया गया है। हमको उतना आँका नहीं गया जितना हम हैं। और फिर अभी मालूम हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान उन सीटों पर अपने उम्मीदवार देंगे जो जेडीयू की है परंपरागत रूप से, तो वो भी बोध गया और एक जगह कोई और नाम बताया शायद मखदूमपुर में, कि वहाँ हम अपना कैंडिडेट देंगे। तो एक चीज़ जो चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए से बाहर रह के की थी, इस बार लगता है कि वो एनडीए में अंदर रह के कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और है कि सब लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बहुत गिरा हुआ है, सब कुछ है। लेकिन इस गिरे हुई हालत में भी नीतीश कुमार को इतनी समझ ज़रूर है कि चिराग पासवान को हम बहुत भाव नहीं दे सकते और बराबरी कैसे हो गई बीजेपी के साथ। हमारी सीट कम से कम एक भी प्रतीकात्मक रूप से ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो 101 पे कैसे आ गया? तो और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आपने चर्चा की कि अमित शाह से, बल्कि अभी सुनते हैं कि वो मुलाकात करने के लिए पहुँच गए हैं वो। उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत निराशा के भाव में अपने समर्थकों से कहा कि हम समझ सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है, बहुत गम है, लेकिन क्या करेंगे विवशता है। तो एक तरफ ये दावा था कि सब कुछ ऑल इज़ वेल और एक तरफ विवशता है, मायूसी है, एक तरफ जो है वो झगड़े हैं इस तरह के। अभी चिराग पासवान का कोई बयान नहीं आया है। दिलचस्प होगा कि वो क्या बयान देते हैं। तो
ये स्थिति अभी है और आमतौर पर आप देखिएगा कि इसकी चर्चा बहुत होती है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, वहां झगड़े हैं। ठीक है, झगड़े वहां पर भी हैं, लेकिन जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, उनके झगड़ों को आप अंडर प्ले नहीं कर सकते हैं। उनको भी बताना पड़ेगा कि हाँ, और अगर देखिए इसमें ये मामला ज्यादा बिगड़ा तो क्या होगा कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों को लगेगा कि अच्छा, चिराग पासवान का वोटर जो हमारे साथ नहीं है, चिराग पासवान, तो चिराग पासवान का वोटर इनके साथ नहीं होगा और इनका वोटर इनके साथ नहीं होगा। तो ये जो वोट ट्रांसफर का कि हम वोट ट्रांसफर करा देंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए और फिर इसका असर आगे भी पड़ेगा। एक बार अगर आप नीतीश कुमार को डिच करते हैं या लगता है लोगों को नीतीश कुमार को बीजेपी दबा रही है, तो फिर जो नीतीश कुमार के समर्थक है वो भी थोड़ा सचेत होंगे और फिर जो बीजेपी को आसानी से नीतीश कुमार का सारा वोट मिल जाता है ईबीसी का, उसमें उनको परेशानी होगी। तो कुल मिला के अभी जो है मामला इतना आसान नहीं है जो हम लोग कहते हैं ना कि अमित शाह चाणक्य हैं और नरेंद्र मोदी जी जो आएंगे सारा मसला हल कर देंगे, वैसा नहीं है इतना। इट्स नॉट ए केक वॉक। अभी उनको परेशानी का एहसास हो रहा है, इसकी चर्चा कम हो रही है भले। जी शरद जी, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, आप म्यूट अनम्यूट है। कीजिए खुद को। हाँ दीपक जी, ये वैसे तो माना जाता है कि सबके तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, खासतौर से जो एलाइज हैं एनडीए के, वो दिल्ली के इशारे पे करते हैं। तो अगर चिराग पासवान कोई हरकत कर रहे हैं और वो उससे नीतीश कुमार नाराज होते हैं, तो ये तो करवाने वाले तो दिल्ली में ही बैठे हुए हैं। देखिए, आपको याद होगा 2020 में जिस तरह चिराग पासवान को भाजपा ने यूज किया था और नीतीश कुमार को 27 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और वो आ गए थे 43 पर। तो वो एक अलग सपोर्ट था बीजेपी का। इस बार का चुनाव भी जिस तरह से चिराग पासवान को रूठने मनाने, कभी वो जाना किसी को, यानी उनको बहुत वैल्यू देते हुए देते 29 हुए, सीट दे हाँ। दिया गया। तो नीतीश कुमार, जैसे नीतीश कुमार पहले ही कह चुके थे कि आप जितना क्या सीट देंगे उनको कैसे देंगे वो आप जाने, मेरी सीट है, मैं अपना अपना काम करूंगा। चिराग को मैं नहीं समझता कि नीतीश मेरे कुमार ने कैप्टन बीजेपी को। को, सिद्धि आप कह रहे हैं हम्म, नीतीश कुमार बीजेपी को कह चुके थे ये बात। कह चुके कि आप उनको देखें और हमारा मामला छोड़ दें, मैं अपना देख लूंगा। मगर जिस तरह से एकाएक चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा बढ़ी और उनके महत्वाकांक्षा में और तेल देने का काम बीजेपी ने किया, उन्हें रोका नहीं, चेक एंड बैलेंस नहीं किया। उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बोला भी कि उनकी सरकार में हत्याएं हो रही हैं, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, यानी एंटी गवर्नमेंट वो भी दिया उन्होंने, जो नीतीश कुमार को खराब लगा। और नीतीश कुमार, मैं अभी भी कहता हूं कि नीतीश कुमार जिस तरह से पॉलिटिकल ब्रेन उनका खराब नहीं है, लोग कहते हैं, मगर जिस तरह से उन्होंने अभी किया, मामला फंस गया। जब 29 सीट पड़ा और सबसे बड़ी बात तक हो गई कि नालंदा में वो घुसना चाहे चिराग पासवान, जैसे हिलसा, राजगीर, ये दो जगहों पर उन्होंने अपना हाँ, टिकट का दावा किया। ये क्या बातें हुई, उसके बाद नीतीश कुमार बहुत नाराज हो गए और नाराज होने के बाद जब उन्होंने एक्शन शुरू किया, उसके बाद बीजेपी की तमाम केंद्रीय नेतृत्व जो है वो सत्ते में हाँ, आ गई और सत्ते में आने के बाद तब उन्होंने, नीतीश कुमार ने घुटने पर लाया बीजेपी को और उन्होंने कहा कि राजगीर और हिलसा की सीट मेरी है, नालंदा की ओर ध्यान न दें, और भी जो सीट है वो मेरी है। तो नीतीश कुमार के 9 सीटों पर सहमति हो गई कि भाई ये नीतीश कुमार लड़ेंगे। और राजगीर, जहां नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, राजगीर को स्टेडियम दिया है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिया है, और ये वो एरिया टूरिज्म के लिए बनाया है नीतीश कुमार, जो सच बात है। और उसमें हाँ, उन्होंने अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिया, कौशल राइट। किशोर को दिया राजगीर से। तो ये मामला चला काफी और नीतीश ने बीजेपी को घुटने पर ला दिया कि नहीं, मेरी बात नहीं मानोगे तो रास्ते, सब तो जानते हैं उनके रास्ते अलग हो सकते हैं, मगर उन्होंने अब ऐसा नहीं है कि वो रास्ता अलग करना चाह रहे, उन्होंने ये दिखाया।
और 101 सीट पर भी उनको बहुत खुशी नहीं थी कि 101 सीट क्यों कर दिया गया, क्यों कर दिया? 102, जबकि जबकि ये सिद्धांत था कि लोकसभा में बड़े भाई आप होंगे और विधानसभा हाँ। में बड़े भाई हम होंगे, तो बड़े भाई को जुड़वा भाई बना दिया, 1-1 दोनों को कर दिए थे। ये सब चल रहा था काफी दिनों से, मगर जब चिराग पासवान का बयार बहने लगा और चिराग पासवान ने सीट की गोविंदगंज मांग रहे हैं, बहुत सारे ऐसी सीट है, अलौली है, बेलसंड है, सिमरी बख्तियारपुर है, साहेबपुर कमाल है, तमाम सीटों पर वो जा रहे थे, उनकी महत्वाकांक्षा और वो भी था कि स्ट्राइक रेट वाली सीट पर हमें दीजिए जो मेरा स्ट्राइक दीजिए। रेट है। तो ये सब नीतीश कुमार को खराब लग रहा था और नीतीश कुमार ने चुपचाप रहकर रात में जो बम फोड़ा, उसके बाद चाहे वो चाणक्य हो, चाहे वो और कोई हो, वो सत्ते में आए और नीतीश कुमार के मसले पर मामला बताएं। शांत हुआ। वो अपने हिसाब से उन्होंने अपना प्रक्योर किया कि हम नहीं देंगे, आप समझिए ये आपका मसला है, और वहां हाथ देना नहीं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये अब बात होगी कि जब चुनाव होगा तो क्या नीतीश कुमार के समर्थक चिराग को वोट ट्रांसफर करेंगे, ये सवाल है। करेंगे। क्योंकि ये तलखी दिखने लगी है, ये तलखी बीच से दिख रही है। भले आप आकर नीतीश कुमार के बारे में कहें कि इनके नेतृत्व में, मगर उनके बार बार कह रहे हैं कि भाई इनमें नेतृत्व क्षमता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा वो चाह रहे थे कि हमें हाँ, तो ये सारी बातों को लेकर ये तलखी अब दोनों के बीच है। पता नहीं नीतीश कुमार उनके क्षेत्र में प्रचार करने जाएंगे कि नहीं, या चिराग उनके क्षेत्र में आएंगे कि नहीं, ये तलखी तो जम गई अच्छा। है। और इसको लेकर जी एनडीए में आप ये मान कर चलिए कि सत्तारूढ़ दल जो कहता था 5 मिनट में हमारा ये हो जाएगा, उसमें अब उपेंद्र कुशवाहा बहुत जबरदस्त नाराज है। उन्होंने कल रात में 11 बजे जब उन्हें मनाने के लिए नित्यानंद राय, नितिन नवीन, ऋतुराज, ये लोग सब गए। तमाम लोग गए, उन्होंने क्या कहा प्रेस को रात में 11:30 बजे, एवरीथिंग इज नॉट वेल इन एनडीए। तो एनडीए, क्या है, हाँ। और सुबह चले उन गए वो क्या दिल्ली। है जी, उन क्या है कि महुआ एक सीट है, ये सुन लीजिए, महुआ एक सीट है जहां से चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उतारना चाहते थे, वहां भी चिराग से तलखी उनको, तो चिराग अपने बहुत करीबी संजय सिंह को उतारना चाहते थे, और वहां से रामा सिंह जो रामविलास पासवान के बड़े खास मित्र हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, और उपेंद्र कुशवाहा को ये अलॉट हो गया था, और वो अपने बेटा को लड़ाना चाहते थे, सासाराम से पत्नी को और महुआ से बेटे को। जिस तरह से बेटे। चिराग पासवान अपने भांजे को उतार रहे हैं, अभी उन्होंने अपने भांजे को दिया सिंबल, तो ये खेला हो रहा था। अब वो गए हैं, उन्होंने चिराग को चेतावनी दी है कि चिराग मेरी सीट पर नजर न डाले, आप अपनी सीट। तो अच्छा। कहीं ना कहीं पूरे गोल में गोलकीपर कौन है, चिराग पासवान है, जिससे मांझी भी नाराज है, जिससे उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है, और नीतीश तो नाराज है ही। लेकिन समी अहमद, ये क्या ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं पासवान में, चिराग पासवान में, कि ये लोग बीजेपी उनको बिल्कुल आसमान पे बैठाना चाहती है? ये बात सही है कि डिस्प्रोपोर्शनेट जो उनका लेवल है उससे कहीं ज्यादा उनको अहमियत दी जाती है। इसके पीछे वजह क्या है? उनको इसके इस्तेमाल पीछे करना आसान वजह है इसलिए? इसके पीछे वजह यह है कि आप बीजेपी की सीट को ऐसे तो 101 देख रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सीट 130 है। पूछिए कैसे? करेक्ट। हाँ। 101 चिराग पासवान, ठीक है। तो बीजेपी जो है नीतीश कुमार को सीधे कट टू साइज ना करके थ्रू चिराग पासवान कट टू साइज कर रही है। ये ओ। समझने की ओ। जरूरत है, ठीक है। आप उसको 101 मत समझिए, आप उसको 130 समझिए, तब आपको समझिए, लगेगा कि अच्छा ये चल रहा है। ये खेल हुआ और है। जो चिराग पासवान एनडीए के दूसरे नेता कहते थे कि हम तो सभी 243 सीट पर लड़ रहे हैं, हम तो एनडीए के हर हाँ। जगह समर्थक हैं, तो एनडीए के लिए लड़ हाँ। रहे हैं। हाँ, क्या हो रहा है? सब लोग कह रहे हैं देखो हमारी सीट पर नहीं आना, अपनी सीट पर रहना। तो माहौल कैसा बदल देख लीजिए आप। सीट का हाँ। बंटवारा हाँ। हुआ हाँ। और वो प्यारी प्यारी बातें, भाईचारे की बातें सब चली गई। तो एक
मैं कल डिबेट में था दूसरी जगह, वहां इस बात पे चर्चा हो रही थी कि वैसे तो कहते हैं लोग कि नीतीश कुमार जो है वो उनके मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी अमित शाह शायद ये बात भी बोलते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी। तो उसकी शुरुआत तो अंग्रेजी में कहते हैं द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ठीक है। बिगनिंग होते हैं, हाँ। तो नीतीश तो की अंत की जो शुरुआत है वो 101 से हुई है, ठीक है। अब वो कहाँ पे टिकते हैं वो देखने की बात होगी। आपके उस सवाल का जवाब वही है, आप बीजेपी को 101 मत समझिए, आप बीजेपी को 130 समझिए। थोड़ी सी सहानुभूति जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की है नीतीश कुमार के लिए, लेकिन हाँ। सत्ता का खेल है, कब ये 6-6-12 जो है वो भी उधर चले जाए और वो फिर 142 हो जाए, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता है। राइट है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है जी, तो किसी तरह की, रिलायबिलिटी नहीं। कि अब जो है बीजेपी में इस बात को लेकर लगभग सहमति है कि चुनाव तक इनका इस्तेमाल किया जाए, इस चेहरे का जो नीतीश कुमार है, और उसके बाद उनको डंप किया जाए, ठीक है। इसी वजह से आपको ये सब कुछ चीजें, आखिर देखिए सीधे सीधे पॉलिटिक्स में तो यही होता है ना कि जो सामने बोले वो कुछ और हो और जो हकीकत हो वो कुछ और है। तो हकीकत तो वही है। कोई बात मान सकता है कि 2020 में चिराग पासवान बिना अपने, जो जिनको कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, तो हनुमान जी के जो राम हैं उनके बिना अनुमति के कुछ किया होगा क्या उन्होंने? कुछ किया होगा, सही बात है, का बिल्कुल मामला ना। है। लेकिन हमको लगता है कि नीतीश कुमार थोड़ा सा अब सचेत हुए हैं इस मामले को लेकर। और एक बात मैं बताता हूं जिसकी चर्चा हम लोगों ने नहीं की अभी, नीतीश कुमार को ये इस बात का भी एहसास है कि जो उनके, जिसको उन्होंने खास खास जिम्मेदारी दी थी, मैं नाम भी ले लेता हूं, संजय झा और ललन सिंह, इन दोनों के रोल पर भी को कहीं ना कहीं आपत्ति है, कहीं ना कहीं उनको गुस्सा है कि आपने क्या किया ऐसा, क्योंकि ये दोनों करीब माने जा रहे हैं फिलहाल। एक तो वैचारिक रूप से पहले से भी करीब थे भाजपा के संजय झा, उसी वहीं से आए इधर। और ललन सिंह का मामला यह है कि जिस गठबंधन की सरकार रहती है वो उसकी तारीफ करते हैं, वो उसके पक्ष में बोल देते हैं, अच्छे अच्छे तर्क ढूंढ के लाते हैं। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार को यह एहसास हुआ कि ललन सिंह, संजय झा के रहते हुए उनकी पार्टी को अंडरमाइन किया गया, न केवल सीट की संख्या कम कर दी गई, बल्कि उन सीटों पर जिसकी चर्चा अभी दीपक कोजगवे जी ने की, वहां पर जो है चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा कर दी। तो ये थोड़ा चुभ गया है, जिसको कहते हैं नीतीश कुमार को ये बात चुभ गई है। तो अपने गए गुजरे हाल में भी नीतीश कुमार जो है ना, कहते हैं ना कि वो हाथी बैठ भी जाता है तब भी हाथी ही रहता है, हाथी रहता है। ये दीपक जी, इन लोगों ने क्या फॉर ग्रांटेड ले लिया था बीजेपी ने कि नीतीश कुमार तो बीमार हैं तो इनको अब किनारे कर दो, क्या फर्क पड़ता है। उनको बहुत अंडर वैल्यू कर दिया और ये सोचा कि अब ये क्या कर पाएंगे, किसी लायक नहीं है। तो नीतीश कुमार ने अपने तेवर तो दिखा दिए। अब देखिए ये जो बातें, जी ये बातें जो चल रही थी, अंडर एस्टिमेट करना नीतीश जी के बारे में, बहुत सारी की बातें अखबारों में भी चल रही थी, प्रेस में भी, कि उनका संतुलन नहीं ठीक है, कुछ एक्ट उनका ऐसा हो रहा था। मगर नीतीश कुमार इसी तरह 20 साल से राज नहीं कर रहे हैं 3.5% की आबादी वाले जात को लेकर। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास कुछ है। अभी नीतीश कुमार बैठे हैं और एक बैग कहेंगे कि तेजस्वी मैं आ रहा हूँ, तेजस्वी 4 गाड़ी लेके पहुंच के उनको लेके चले जाएंगे। तो ये उनका तेवर है। मगर हाँ बीजेपी का ये गेम, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसा काम हुआ, लोग कहेंगे बिहार महाराष्ट्र नहीं है। भैया मैं नहीं मानता, पॉलिटिक्स हर एक जगह की पॉलिटिक्स होती है, चाहे पॉलिटिक्स का पहला शब्द पी होता है। तो मेरा यह कहने का मतलब था कि जिस तरह से वो चाल चल रहे हैं, देखिए बीजेपी ने अपनी हर कोशिश की है अब बिहार जीतने की, चाहे एसआईआर से लेकर मुद्दा हो, चाहे और मुद्दा हो, वो बिहार को इतना जबरदस्त टारगेट बनाए हैं कि बिहार में मेरी संख्या बढ़े और मैं दावा करूं कि मेरा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि बिहार में अभी तक सुखाड़ है बीजेपी के लिए, और उस सुखाड़ को वो अगर वो साफ करना चाहते हैं, चाहे नीतीश के कंधे पर बंदूक रख के करे, चाहे किसी और के बंदूक रख के करे, तो
समी भाई ने ठीक कहा कि 130 उनके पास है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी अब उनके खिलाफ है, तो थोड़े क्वेश्चन मार्क में आएंगे। तो बीजेपी 130 सीटों पर है और ये 29 सीट है उनकी, जिसमें 8 सीटों 9 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार लड़ेंगे चिराग पासवान के सिंबल पे। आप हैं, ये सारी कवायद करी थी नीतीश को, पता लग गया। नीतीश कुमार ने जिस तरह का अपना फिर तेवर दिखाया कि सारे लोग सत्ते में आ गए। देखिए गठबंधन धर्म, दोनों दोनों गठबंधन अभी गांठों में फंसा हुआ है। कांग्रेस का वही हाल है, आरजेडी और कांग्रेस में बन नहीं रही है सीट। अब 17 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, कहीं अटा पटा नहीं। हाँ, एक फॉर्मूला आ रहा है 135, 61, 16 और 32 ये आ रहा है, मगर कांग्रेस में भी तो चाहत है। देखिए बड़े बड़े भाई को जरूर त्याग करना चाहिए, छोटे भाई को थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, और ये छोटे भाई का हक बनता है। जिस तरह से छोटे भाइयों को हक का ध्यान एनडीए ने नहीं रखा, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, तो उसको आज ये स्थिति में पहुंच गया। तो ये स्थिति गठबंधन हर में दलदल में है, गठबंधन का में पूरी गांठ है और जनता कंफ्यूज है। मगर हाँ, एक बात जरूर है कि जिस तरह से एनडीए का मामला सत्ता पर आ गया कि यहाँ बहुत दलदल है, बहुत परेशानी है। अब वो चिराग पासवान को कैसे मैनेज करेगी बीजेपी, कैसे उनको राजगीर की सीट और हसुआ की सीट नहीं देगी, ये सारे सवाल में बहुत पेचीदा है। और एक मामला था, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, और 71 सीट की घोषणा बीजेपी ने कर दी। और जनता दल यूनाइटेड ने भी शुरू कर दी, इधर लालू भी बांटने लग गए सिंबल, फिर भी उनको आकर रोका गया। ये सारी बातें, सीपीआई एमएल ने अपने 18 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। ये क्या हो रहा है? कहाँ गठबंधन का कोई धर्म है? न गठबंधन है न धर्म है। हमें जो जहां से लड़ना है ये लिखिए, हमको तो यहाँ से लड़ना है। तो यही सारी स्थितियों में बिहार का ये चुनाव फंसा हुआ है। और बिहार का चुनाव अब कितना दिन बचा? 6 तारीख को पहला चरण है और उसके बाद दूसरा चरण 11 को। देखिए क्या क्या होता है, कौन कौन क्या करते हैं। मगर हाँ, एक बात मानना पड़ेगा कि नीतीश को अंडरमाइन नहीं कर सकती बीजेपी, और नीतीश ने उन्हें हर मुहाने पर, ठीक है मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ, ये सारी बातें अपनी जगह पर है, मगर जहां पर पार्टी की बात आई उन्होंने खंभा ठोक दिया। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। तरह तरह की चीजें हो रही है, लेकिन समी अहमद इसी दौरान अब देखा है जो क्या क्या बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया है। मतलब वहां चाहे आज की डेट में उन लोगों के लिए अरेस्ट करने का इंतजाम किया जा रहा हो, लालू के परिवार को, उस पुराने केस को निकाल करके। इससे पहले जो एसआईआर किया गया, अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पीछे पूरा मकसद यही दिख रहा था कि किस तरीके से वो विपक्ष को खत्म करते हैं। और जो हवा बनाई, वो सारी हवा इस बिना पे बनाई कि घुसपैठी आ गए, यानी कि विदेशी। और विदेशी में उनका सीधे सीधे तात्पर्य ये था कि मुसलमान, और नेबरिंग कंट्रीज से, यानी बांग्लादेश से मुसलमान चले आ रहे, रोहिंग्या चले आ रहे। और सीमांचल वाले जो इलाके थे, खासतौर से उनका नाम भी लिया गया कि वहीं पे ज्यादा खतरा है इस बात का। लेकिन अभी मैं देख रहा था, जो पूरा योगेंद्र यादव साहब ने पूरी एक स्टडी करी है, और उसमें 2,75,000 जो वोटर्स की लिस्ट में 2,75,000 जो पाए गए कि ऑब्जेक्शन जिन पे रेज हुए, उनमें से घूम फिर के उसका आखिर नतीजा ये निकला कि कुल 10 मुसलमान निकले हैं उसमें, जिसको लेकर के इतना बड़ा हंगामा किया गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर दिया गया। और उन 10 में से भी 5 मर चुके हैं, मृत हैं। तो ये कहानी ये करी क्यों गई? मुझे समझ, मतलब एसआईआर पूरा लेकर के और ऐसा ब्रांडिंग कर दी कि मुसलमान घुस आए हैं और बाहर से घुस आए। और अमित शाह ने तो आपने देखा किस तरीके से कैंपेन चलाया कि मुसलमानों की आबादी फर्टिलिटी रेट की वजह से नहीं बढ़ी है, इन्फिल्ट्रेशन की वजह से बढ़ी है। इस सबसे क्या हासिल कर रही है बीजेपी? और ये एक्सपोज हो गया सारा। देखिए एक्सपोज तो हो गया, लेकिन अभी भी इसको और एक्सपोज करने की जरूरत है।
दरअसल बीजेपी को ये तय करना चाहिए कि वो मुसलमानों पर कौन सा इल्जाम लगाना चाहती है। वो एक तरफ कहती है मुसलमानों के बारे में, या उसके समर्थक कहते हैं कि हम 5 हमारे 25, तो जाहिर है बेहुदा बात, जो कोई आधार नहीं है। और दूसरी तरफ कहती है घुसपैठिया है। तो ये खुद पहले तय कर लें कि क्या है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एसआईआर का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था 24 जून को, उस नोटिफिकेशन में एक बात बहुत ही महीन तरीके से लिखी गई थी कि इसका एक मकसद है जो इलीगल फॉरेन इमिग्रेंट है, ये शब्द का इस्तेमाल हुआ था, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन जब 5 तारीख को यहाँ पे पीसी हुई, जिसमें ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि आपने कितने विदेशियों को, कितने घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया, तो उन्होंने कोई नंबर नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आप जाके इससे पूछिए, इससे पूछिए, उससे पूछिए, सबसे पूछिए, लेकिन उनसे नहीं पूछिए। ठीक है। तो अब तक जो है, लेकिन ये मामला पूरा ये है कि उसके बावजूद अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री इस बात से रुकेंगे नहीं। वो आएंगे फिर कहेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम मुसलमानों के खिलाफ एक ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे तो हमारा वोट कंसोलिडेट होगा, हमारे लोग बिखरेंगे नहीं। उनको हमको हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देना है। लेकिन भाई, जनता कुछ तो सोचेगी। 11 साल से आप सरकार में हैं, 20 साल से वो साहब मुख्यमंत्री हैं जिनको प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं। तो आपके लाडले मुख्यमंत्री ने क्या यही काम किया, बिहार में घुसपैठियों को घुसाया? सवाल होगा ना ये। लेकिन दिक्कत क्या है, सवाल जिस जगह से उठनी चाहिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाता है, जिसको कुछ लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, वहां पर ये सवाल नहीं, ये बहस का मुद्दा नहीं है। ये कोई नहीं पूछता कभी अमित शाह से बुलाकर कि शाह साहब आप ये बताइए कि 11 साल से आपकी सरकार है, इसमें बहुत दिनों से आप जो है राजनाथ सिंह के बाद आप गृह मंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं भारत के, है ना। और बिहार में तो कम से कम आपके मुख्यमंत्री है 20 साल से, आपके चेहरे, तो आप लोगों ने क्यों इसको अलाउ किया कि यहाँ घुसपैठिया हो? एक तो अलाउ कर दिया, अलाउ करने के बाद आप ये नहीं बता रहे हैं कि कितने लोग हैं। भाई आप कुछ तो बताइए, लेकिन आप बताएंगे नहीं, सिर्फ माहौलबाजी करेंगे, सिर्फ नफरत फैलाएंगे और लोगों को नफरत की बुनियाद पर अपने लिए वोट देने को कहेंगे। ये उनका मकसद है। अब इस मकसद को वो इसलिए बोल रहे हैं कि आम आदमी तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है। आम आदमी को ना सोचने नहीं दिया जा रहा, उनकी सोच पर भी कब्जा किया जा रहा है कि भाई अगर दो ही है, या तो घुसपैठिया है या नहीं है तब भी आप है या नहीं दोषी है, क्योंकि नहीं है तो फिर आप क्यों इसका बॉगी उठा रहे हैं? अफसोस की बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हमेशा दावा करते थे कि वो 3C से कभी समझौता नहीं करेंगे, उसमें एक कम्युनलिज्म भी था, वो कम्युनलिज्म की तमाम कोशिशों पर चुप्पी साधे रहते हैं। और आप बताइए, कहीं आपने आज तक कोई बयान सुना नीतीश कुमार का इस बारे में कि बिहार में घुसपैठिया है कि नहीं? तो क्या है कि वो भी चुपचाप इसको अलाउ कर रहे हैं, वो खंडन भी नहीं करते हैं इसका, इसके बारे में दावा भी नहीं करते हैं, और ना इसके बारे में ये कहते हैं कि हाँ इन्होंने गलत बयान दिया। तो आप अगर किसी चीज पे चुप्पी मतलब आप मौन फांसी दे रहे हैं। इसका तो आरोप जी बिल्कुल सही बात है। ये जिस तरीके की, देखिए दीपक जी, इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए और एक्सपोज भी हो गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मुझे ताज्जुब है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं उसको स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन ये यहां तक पहुंच गया और अब ये सारी हरकतें शुरू कर दी हैं। क्योंकि अब एक्चुअली जमीनी हकीकत यही है कि इससे ही समझ में आता है कि बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। जिस तरीके का उन्होंने प्लान बनाया था और जो सोचा था, वो उसके मुताबिक नहीं चल रहा है सब कुछ। देखिए, आपने जो भी बात कही SIR वाली बात और जिस तरह घुसपैठियों वाली बात, ये बात तो चल रही है, लगातार चलती रहेगी। लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बस चुका है कि ये मामला ऐसा हुआ क्यों। और जिस तरह से बीजेपी बिहार में कभी भी मजबूत नहीं हुई, मगर हाँ, एक चीज है कि 15 से जब उन्होंने लड़ाई शुरू की, तो वो 15 से कुछ गेन करना शुरू की, 51 सीट, फिर 75 सीट, और फिर 20 में 75 सीट,
तो जो बढ़ रही है, मगर इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही कि वो सरकार बना ली। और इस मुद्दे को उसने जिस तरह से बनाने की कोशिश की, मुझे लगता है कि अब वो मुद्दा दोनों के लिए बेकार हो गया। मैं ये आपको साफ कहता हूँ। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बिहार में लाकर एक एक माहौल बनाने की कोशिश की थी और उसे घर घर तक बनाने की कोशिश की थी, उस माहौल का उस महागठबंधन ने फायदा नहीं उठाया। इसीलिए नहीं उठाया कि राहुल गांधी बीच ये में अमेरिका चले गए या विदेश चले गए। विदेश चले जाने के बाद बिहार का कोई ऐसा कांग्रेसी नेता, आरजेडी का नेता या महागठबंधन का नेता उस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाया। राहुल गांधी आए, चले गए, उन्होंने साबुन लगा दिया, हम साफ हो गए, फिर हमें रगड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है वो उसकी भी कमजोरियां इस नहीं है। चीज को, जी हाँ, कमजोरियां है, स्वतः है। आज आज जिस तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है, अभी सर्वाइवल टू फिटेस्ट की बात है। जब सर्वाइवल की फिटेस्ट की बात है, 4 सीट, 2 सीट, 8 सीट, 5 सीट, ये लालच अभी तक बनी हुई है, जो कि नहीं दिखता है कि त्याग की तरफ जाएगी। मैं स्पष्ट बोलता हूँ। और जहां तक इस मुद्दे का मसला था, ये मुद्दा खत्म हो गया। अब मैं ये कहता हूँ, इस मुद्दे को हाइड्रोजन बम जो फोड़ने वाले थे, वो 10,000 रुपया देके नीतीश कुमार ने वो एक बड़ा बम फोड़ दिया बिहार में। ये मान कर चलिए, नीतीश कुमार के पास ये 10,000 का जो पैसे का है, वो महिलाओं को एक बड़ा न्यूक्लियर फोर्स बना दिया, जो बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है चुनाव में। और उस दिशा में कांग्रेस की परेशानी क्या है? कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी पर टिकी है। आज राहुल आएंगे, कल प्रियंका आएंगी, और जब राहुल प्रियंका गई, लोग घर में सो गए। उसको उन्होंने, आपने देखा होगा, रिले रेस एक होता है जिसमें बैटन पकड़ाता है, एक को दौड़ा, दूसरा को पकड़ाया, तीसरा दौड़ा, और फिनिश करता है चौथा। ये फिनिशिंग नहीं है इस महागठबंधन में, और इसका फायदा बीजेपी उठाती है। उनका हर अभियान इन लोगों के लिए कुछ नहीं रह जाता, और वो उसको लेके निकल पड़ते हैं। तो ये सारा सवाल है। तो बीजेपी ने तो जो किया वो तो जनता समझ रही है, और जनता देख रही है कि भाई बीजेपी ने तो ये किया है। मगर अल्टरनेटिव की तलाश भी होती है कि अल्टरनेटिव कहाँ है मेरे पास। ठीक है, नीतीश कुमार 20 साल से हैं, कहाँ अल्टरनेटिव हो पाया 20 साल में कोई बिहार में? थोड़ा तेजस्वी हुए, मगर फिर वो तेजस्वी जिस तरह से परेशान हुए, उसके बाद सरकार नहीं बना पाए। अब उनको IRTC का मसला में ला दिया गया। तो ये, चूंकि वो मामला कोर्ट का है, उस कोर्ट ने आदेश दिया, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि किसने फंसाया और किसने ये किया। कोर्ट ने कहा उनको कि आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये सारी बातों को लेकर इसका अपर हैंड होता है। मगर हाँ, बिहार के चुनाव में मैं ये कह सकता हूँ, उतनी आसान जगह नहीं है एनडीए की जितना लोग समझ रहे हैं। टकराव बहुत जमीनी है, बहुत करीबी। नहीं, बहुत अच्छा है। और बिल्कुल इससे साफ जाहिर होता है कि जो आने वाले जंग है, पॉलिटिकल जंग है बिहार की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए, देश की राजनीति के लिए, वो इतनी आसान नहीं है जितना कि भारतीय जनता पार्टी वाले प्रोजेक्ट करने का प्रयास करते रहे और ये दिखाते रहे कि वो तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है और अमित शाह जैसे चाणक्य जो हैं, वो सारी गोटें ऐसी बैठाल देंगे कि सब कुछ बीजेपी के भले के लिए जाएगा और अंत में उन्हीं का चीफ मिनिस्टर स्थापित हो जाएगा और नीतीश कुमार को भी खिलाने पड़ेंगे। लेकिन जैसी स्थितियां आज पैदा हो चुकी हैं, उसमें ऐसा नहीं लग रहा है। आज जिस तरीके की अटकलें आ गई हैं सामने एनडीए के अंदर, एनडीए के बीच में, कि नेताओं को भाग के दिल्ली जाना पड़ रहा है अमित शाह से, अपने आका से पूछने कि कैसे हम अपने इश्यू को रिजॉल्व करें। इससे दिखता है कि ऑल इज नॉट वेल विद एलडीए इन बिहार। आने वाला समय बताएगा किस तरीके से वो हैंडल करते हैं और साथ ही साथ ये भी जरूरी है समझना कि महागठबंधन को भी बहुत सी चीजें अपने अपने जो लूप होल्स हैं वो बंद करने पड़ेंगे, अपने जितने लूज एंड्स हैं वो टाइटन करने पड़ेंगे, वरना स्थिति उनके लिए भी मुफीद नहीं दिखती। आज के लिए इतना ही। आप दोनों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।